कहानी खूबसूरत कोठे वाली की इस रोमांचक तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे विनी और युग की सच्चाई सबके सामने आने वाली थी, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है। आखिर विनी की माँ ऐसा कौन सा गहरा राज छुपा रही हैं जो सबके होश उड़ा देगा? क्या उधम सिंह समय रहते बॉबी को ढूंढ पाएगा या दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? सस्पेंस, ड्रामा और भावनाओं से भरी इस कड़ी को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आप देखेंगे विनी की मां के अतीत का काला सच, बॉबी की तलाश में उधम सिंह का खतरनाक सफर। क्या बॉबी सुरक्षित वापस लौट पाएगी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला भाग मिस ना करें। इधर बॉबी बस दौड़े जा रही थी। अंधेरी काली रात और सुनसान सड़क पर जहां पूरा शहर मीठी नींद सो रहा था, वहीं दुल्हन की तरह सजी सवरी बॉबी खुद को बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़े जा रही थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो कहाँ जाए। उस काली रात में बॉबी दुल्हन की तरह सजी सवरी रात की रानी लग रही थी। सुनसान सड़क पर कुछ आवारा कुत्ते बॉबी को देखकर भौंकने लगे। पूरी रफ्तार से दौड़ती बॉबी को कुत्तों को देखकर ब्रेक लग गए। 5-6 जंगली आवारा कुत्ते बॉबी को देखकर भौंके जा रहे थे। बॉबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समाज के किन कुत्तों से वो खुद को बचाए। समाज के जिन कुत्तों से वो खुद को बचाने के लिए भाग कर आई है, वो ज्यादा खतरनाक है या जो जंगली कुत्ते सिर्फ अजनबी इंसान को देखकर भौंक रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। वो उन दोनों कुत्तों में अंतर नहीं कर पा रही थी। समाज के जिन कुत्तों से वो खुद को बचाना चाह रही थी, वो जिस्म के भूखे थे, जो जिस्म के साथ साथ आत्मा को भी जख्मी कर डालते हैं। पर ये कुत्ते अपने पेट की आग से मजबूर थे, इसलिए उस पर भौंक रहे थे। तभी एक कुत्ते ने बॉबी पर हमला किया। बॉबी की चीख निकल गई। रात के दूसरे पहर में सुनसान अंधेरी सड़क पर बॉबी की चीख गूंजती चली गई। उधम सिंह और उसके आदमियों ने भी बॉबी की आवाज़ सुनी और उस दिशा में दौड़े जहां से बॉबी की आवाज़ आई थी। कुत्ते ने बॉबी के साड़ी का पल्लू मुंह में पकड़ा हुआ था। बाकी के कुत्ते अभी भी भौंक रहे थे। तभी वहां पर 2 लड़के आए। उन्होंने कुत्तों को वहां से भगा दिया। वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा शराब पिए हुए थे। अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे। इन कुत्तों से तो हमने तुझे बचा लिया जानम, मगर हमसे तुम्हें कौन बचाएगा? वो दोनों लड़के बॉबी के खूबसूरत हाथों को अपने हाथों से छूते हुए बोले। यार मजा आ गया। शराब तो अपने पास थी ही, बस एक चीज की कमी थी, सवाब की। वो भी पूरी हो गई। नशे में झूमते हुए वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए बोले, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। उस लड़के के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती बॉबी गिड़गिड़ाई, कैसे छोड़ दे जाने मन, बड़े दिनों बाद तो शिकार हाथ आया है। एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर वो दोनों हंसने लगे। जिस लड़के ने बॉबी का पकड़ा हुआ था, अपनी पूरी ताकत से बॉबी ने अपने दांत उसके हाथ में गड़ा दिए। की आवाज से उस लड़के ने बॉबी का हाथ छोड़ दिया। बॉबी वहां से भागने लगी। पकड़ो साली को। दोनों बॉबी के पीछे लपके। बॉबी बस भागती जा रही थी। आज वो अपने आप को बचाने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक देना चाहती थी। बॉबी की नज़र सड़क के किनारे म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन पर पड़ी। अपने को बचाने के लिए बॉबी डस्टबिन का ढक्कन खोलकर उसके अंदर छुप गई। कहाँ गई साली? अभी तो यहीं पर थी। वो दोनों इधर उधर बॉबी को तलाश करते करते जब थक गए तो वहीं डस्टबिन के पास खड़े होकर बोले, यार अभी तो वो लड़की हमसे कुछ ही दूरी पर भाग रही थी, फिर कहाँ गई? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? वो दोनों झल्लाते हुए बोले। तभी उधम सिंह और उसके आदमियों ने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। इतनी रात को तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी हम कुछ यहीं। आप कौन हो? हम आपको क्यों बताएं? अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। कहाँ गई वो लड़की? हमें नहीं पता। कौन लड़की? हम तो अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। उन दोनों लड़कों ने घबराकर सफाई दी। अच्छा। उधम सिंह ने अपने भारी हाथ उन दोनों के कंधों पर रखते हुए अपने आदमियों को आवाज़ दी, जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उधम सिंह की आवाज़ देते ही लाठी लेकर उधम सिंह के आदमी उन दोनों के करीब आकर खड़े हो गए। सेवा करवानी है या बिना सेवा के सच्चाई बताओगे? डस्टबिन में छुपी बॉबी सब सुन रही थी। उसका दिल डर से बहुत तेज धड़क रहा था। बताते हैं। हम एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अभी यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। निकलो यहाँ से, चलो। उधम सिंह ने उन दोनों के पीछे एक एक लात मारकर भगा दिया। उधम सिंह अपने आदमियों को लेकर चला गया। चलो पीछा करो उस बॉबी का, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। विनी अपनी स्टडी कर रही थी। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर युग का नाम जगमगाया। क्या है? तुम्हें खुद तो पढ़ना नहीं है पर मुझे तो पढ़ने दो। कॉल ओके करते ही विनी बोली, बहुत अनरोमांटिक हो तुम,
पता नहीं मुझे तुम जैसी सड़ू लड़की से कैसे प्यार हो गया। तो मत करो ना, क्यों किया मुझसे प्यार? विनी ने आग बबूला होते हुए कहा। यही तो मजबूरी है मिस विनीता शर्मा, कमबख्त ये दिल तुम पर ही आकर अटक जाता है। मेरे लाख समझाने पर भी मेरी नहीं सुनता। अच्छा, ये फालतू बकवास करने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? विनी ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा। अरे ओ जालिम महबूबा, कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। दिल तो दे दिया, अब क्या जान भी लोगी? युग ने दुनिया भर की मासूमियत अपनी बातों में समेट कर कहा। मिस्टर युग त्रिपाठी, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो काम की बात कर ले। तो बताइए, किस लिए फ़ोन किया है आपने? मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि, युग ने गड़बड़ाते हुए कहा, मम्मी ने आंटी को फ़ोन किया था, कल हम सब शॉपिंग करेंगे। क्या आंटी जी ने तुम्हें बताया? जी बिल्कुल माय स्वीटहार्ट, मुझे पता है। मैं उस टाइम मम्मी के साथ ही थी जब आंटी का फ़ोन आया था। अच्छा ठीक है, कल तैयार रहना। मैं तो भूल ही गई थी। इतनी ज़रूरी बात याद दिलाने के लिए थैंक यू। अगर आप फ़ोन करके मुझे कल शॉपिंग पर चलने का याद ना दिलाते तो मेरा क्या होता? विनी ने तंजिया लहजे में युग को सुनाया। बहुत बुरी हो तुम। मैं तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता हूँ और तुम मुझसे लड़ने के। और कुछ सुनना है या फ़ोन काटते हो? विनी ने धमकी दी। तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा। इतना कहकर युग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। विनी युग की बात सुनकर मुस्कुराई और बुक खोलकर उस पर झुक गई। इधर जब बॉबी को पूरा यकीन हो गया कि सब जा चुके हैं, तब बॉबी ने डस्टबिन का ढक्कन हटाया और डस्टबिन से बाहर निकल गई। लगता है सब चले गई, बॉबी ने लंबी सांस लेकर सोचा। बॉबी वहां से अभी 4 कदम ही चली थी कि पीछे से ऊधम सिंह और उसके आदमियों ने बॉबी को घेर लिया। मैं जानता था तुम यहीं कहीं पर हो, क्योंकि यहाँ से हर 10 मीटर की दूरी पर हमारे आदमी हैं। जब तुम वहां तक नहीं पहुंची तो इसका मतलब यहीं पर हो। ऊधम सिंह ने खींचकर एक थप्पड़ बॉबी के गाल पर मारते हुए कहा। अंबाबाई को मैंने फोन कर दिया है, वो बस आती ही होगी। तभी ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी और उसमें से ड्राइवर ने गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला तो गुस्से से तन फन करती अंबाबाई गाड़ी से निकली। अंबाबाई के मुंह में पान था और आंखों में अंगारे दहक रहे थे। अंबा को देखकर ऊधम सिंह और उसके आदमियों ने, जो बॉबी को घेरा हुआ था, रास्ता खोला। अंबाबाई बॉबी के पास पहुंचते ही बॉबी के बाल कसकर पकड़ती है। क्या लगा था तुझे कि तू यहां से भाग जाएगी? इस कोठे की सरहद इस शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के शहर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तुम तो क्या, कोई परिंदा भी यहां से उड़कर नहीं जा सकता, समझी? अंबाबाई ने बॉबी को बालों से घसीटते हुए अपनी मर्सिडीज में पटका और गाड़ी कोठे की दूरियों को कम करने लगी। कोठे पर पहुंचकर अंबाबाई बॉबी के बालों को उसी तरह पकड़कर कोठे के अंदर ले गई और रूबी के सामने ले जाकर पटका। बॉबी डरकर रूबी से लिपट गई। रूबी, समझा देना इसको कि अगर ये मर भी गई तो इसकी लाश भी इसी कोठे में दफना दी जाएगी। अपने 30 लाख रुपए इसके मरने के बाद भी इसकी लाश से वसूल करूंगी। बॉबी के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथ के पंजे से जकड़ते हुए अंबाबाई ने अपने खास आदमी अमीचंद को आवाज लगाई। अमीचंद। अंबाबाई के बुलाते ही अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बॉबी ने इस कोठे से भागने की कोशिश की है। अगर आज मैंने इसे बिना सजा दिए छोड़ दिया तो कोठे की और लड़कियां भी ये कदम उठा सकती हैं। इसको ऐसी सजा दो कि इसको देखकर इस कोठे की कोई भी लड़की इस कोठे से भागने की सोच भी ना सके। अंबाबाई ने सिर झुकाए खड़े अमीचंद से कहा। इधर जिज्ञासा जी के घर के सामने रेखा त्रिपाठी की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। रेखा त्रिपाठी जी विनी को अपने साथ शॉपिंग पर लेने के लिए शर्मा हाउस आई थी। जाओ बेटा, जिज्ञासा जी विनी को दरवाजे तक छोड़ने आई। अच्छा जिज्ञासा जी, हम चलते हैं, विनी को शॉपिंग के बाद ड्रॉप करवा दूंगे। जिज्ञासा जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, रेखा जी ने जिज्ञासा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर कहा। विनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर बैठी तो विनी के बराबर में युग पहले से ही विराजमान था। युग ने विनी को देखकर अपनी एक नीली आंख दबाई। ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं जाने मन। व्हाट रबिश, विनी ने गुस्से में मुंह फुलाकर कहा। बताऊं आंटी को आपके घिसे पिटे डायलॉग्स के बारे में? विनी ने जिज्ञासा जी से बात करती रेखा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा। युग, बता दो, वैसे क्या बताओगी तुम मॉम को? मैं यही बताऊंगी कि आपके बेटे ने मुझे मैं विनी गड़बड़ा गई। हाउ स्वीट, युग ने फिर से विनी को फ्लाइंग किस करते हुए कहा। विनी गुस्से में गाल फुलाकर बैठ गई। युग ने विनी को एक बार फिर से फ्लाइंग किस किया। विनी ने गुस्से में अपनी कोहनी युग के पेट में घुसा दी। आउच, युग ने कराहते हुए कहा। मुझसे पंगा नहीं, विनी ने युग को अपनी उंगली दिखाते हुए वॉर्न किया। तभी रेखा जी भी गाड़ी में आकर बैठ गई। रेखा जी, युग तुम तो ड्राइविंग कर रहे थे ना, तो पीछे क्यों बैठे हो? रेखा जी ने मुस्कुराकर युग से कहा।
वो मम्मी, मैं तो ऐसे ही पीछे आकर बैठ गया था। युग ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अपनी शर्मिंदगी मिटाई। अच्छा तो ठीक है, अब अपनी सीट पर आकर बैठो। जी, वैसे आंटी, मैं कह रही थी कि शॉपिंग तो हम लेडीज अपने लिए करेंगी, हम दोनों के साथ युग वहां पर क्या करेगा, खामख्वाह बोर होता फिरेगा। विनी ने युग के चुटकी लेकर कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। युग गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बात तो तुम्हारी सही है विनी, पर ड्राइविंग करने के लिए भी तो कोई चाहिए था ना। ओह अच्छा, मम्मी आप मुझे अपना ड्राइवर बनाकर लाई हो, बहू के आते ही आप बेटे को भूल गईं। युग ने गुस्से में नाक फुलाकर कहा। युग को गुस्से में देखकर विनी और रेखा जी मुस्कुराईं। उधर अमीचंद बॉबी के जिस्म पर कोड़ों की बारिश कर रहा था। उसके जिस्म पर वो चमड़े की बेल्ट पड़ते ही बॉबी की चीखों से पूरा कोठा गूंज उठा। कोठे की सारी लड़कियां बॉबी की चीखों की आवाज सुनकर डरकर अपने अपने कमरों में छिप गईं। रूबी से बॉबी की चीखें सुनी नहीं गई। वो दौड़कर अंबाबाई के पास गई। रहम कीजिए बा, बॉबी मर जाएगी। अगर बॉबी को कुछ हो गया तो आपके 30 लाख रुपए डूब जाएंगे। क्या जवाब दोगी आप कल रात को विक्रम ठाकुर को? रोक लीजिए बा, अमीचंद जी को रोक लीजिए। रूबी जानती थी कि अमीचंद इस कोठे की लड़कियों के लिए जल्लाद से कम नहीं है। वो बॉबी की खाल खींच लेगा। अंबाबाई, उसके जिस्म और चेहरे की खूबसूरती अगर मुरझा गई तो कैसे फायदा उठाएंगी आप बॉबी का? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अंबाबाई अपने दीवान बेड पर गांव तकिए से टेक लगाए बैठी बॉबी की चीखों की आवाज सुनकर मुग्ध हो रही थी। अब उसको भी रूबी की बातें सुनकर बॉबी की फिक्र हुई। अंबाबाई बेड से उठी और अमीचंद के पास पहुंची, जहां वो बॉबी पर कोड़े बरसा रही था। अंबाबाई ने हाथ उठाकर अमीचंद को रोका और उसे वहां से जाने का इशारा किया। अंबाबाई का इशारा मिलते ही अमीचंद वहां से चला गया। देख लिया हमसे बगावत करने का नतीजा, तुम्हारी ये खूबसूरत चमड़ी कैसे बदसूरती में बदल दी। अंबाबाई ने बॉबी के ब्लाउज की डोरियां खोलकर देखा। अमीचंद के मारे गए कोड़े बॉबी की पूरी कमर को नीला कर चुके थे। कहीं कहीं खून भी रिस रहा था। अब बताओ, क्या अभी भी तुम्हारी इस चमड़ी में हमसे बगावत का दम है? बोलो बॉबी, जवाब दो। अंबाबाई ने बॉबी का चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर करते हुए कहा। बॉबी के फूल जैसे गालों पर अभी भी अंबाबाई की उंगलियों के निशान थे। अरे इतने आंसू तुमने फालतू में बर्बाद कर दिए। अपनी उंगली से बॉबी के आंसुओं को साफ करते हुए अंबाबाई बोली। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मुस्कुराहट सब कीमती है बॉबी, अगर तुम चाहो तो। इस कोठे में तुम्हारी हर अदा कीमती है, लेकिन अगर तुम यहाँ से निकल गई तो तुम क्या समझती हो, ये दुनिया तुम्हें स्वीकारेगी? नहीं बॉबी, इस कोठे से निकलने के बाद तुम लाख अपने पवित्र होने का दावा करोगी, पर कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई बहन सब तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि ये कोठा इतना बदनाम है बॉबी कि यहाँ से उड़कर गए परिंदों को भी इस समाज के इज्जतदार लोग गोली मार देते हैं कि कहीं ये हमारा समाज दागदार न कर दे, चाहे उन्होंने खुद न जाने कितनी बार आकर हम कोठे वालियों के साथ मुंह काला किया हो। लेकिन वो कालिक सिर्फ हमारे चेहरे पर दिखेगी। इस कोठे से बाहर निकलते ही इस समाज के वो लोग इज्जतदार हो जाते हैं, क्योंकि अपने शरीर की सारी गंदगी तो वो हम कोठे वालियों के पास छोड़ जाते हैं। सुना था गंगा जल इंसान को पवित्र करता है, लेकिन इस कोठे में बाहर से आने वाला हर मर्द हमारे साथ सोकर पवित्र हो जाता है। अंबाबाई ने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है बॉबी, यहाँ से बाहर जाकर तुम बच जाओगी? देखा नहीं तुमने किस तरह वो लड़के तुम्हारे जिस्म पर जंगली कुत्तों की तरह लपके थे? फैसला तुम्हारे हाथों में है बॉबी। यहाँ सोने के भाव बिकोगी या बाहर के इज्जतदार समाज के आवारा कुत्तों के साथ मुफ्त में रोंद होगी। मैं चलती हूँ। अपने घुटनों पर हाथ रखकर अंबा खड़ी हो गई। तुम्हारा क्या फैसला है, सुबह तक बता देना। रूबी? अंबा ने रूबी को पुकारा। जी बा। बॉबी के जख्मों पर मरहम लगाओ, सुबह तक इसके जख्म भर जाने चाहिए। जी। रूबी ने अंबाबाई की बात सुनकर गर्दन हिलाई। मुझे सुबह तक बॉबी बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत और नाजुक मिलनी चाहिए। बॉबी के गालों को थपथपाकर अंबा बाहर की ओर चली गई। इस कोठे से भागने का अंजाम देख लिया बॉबी। तुम्हें क्या लगता है इस कोठे में जो ये लड़कियां हैं, ये अपनी खुशी से इस कोठे में आई हैं? नहीं बॉबी, ये सभी किसी न किसी हादसे का शिकार होकर इस कोठे तक आई हैं। इन्होंने भी अपने आप को सरेंडर करने से पहले यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, पर इन सब का अंजाम भी वही हुआ जो आज तुम्हारा हुआ है। ये जानने के बाद कि इस कोठे से रिहाई किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है, इन्होंने अपने आप को इस कोठे की चार दीवारी में कैद कर दिया। तुम्हें इस कोठे की हर लड़की का चेहरा बेफिक्र और खुशी से चमकता हुआ नजर आएगा, लेकिन इन बेफिक्र और खुशी से चमकते हर चेहरे के पीछे एक दर्द भरी कहानी है। बॉबी को उस कमरे से पकड़कर लाते हुए रूबी ने उसे समझाते हुए कहा, इसलिए तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है बॉबी कि तुम अपने आप को इस कोठे के हवाले ना सही पर वक्त के हवाले ज़रूर कर दो। अगर वक्त ने कभी तुम्हारा साथ दिया तो हो सकता है तुम कभी ना कभी यहाँ से आज़ाद हो जाओ।
इधर विनी और मिसेज रेखा त्रिपाठी जी की गाड़ी प्लाजा मॉल के बाहर आकर रुकी। विनी और रेखा जी गाड़ी से निकलकर मॉल में चली गईं। उन दोनों ने युग का इंतजार भी नहीं किया। युग बेचारा गाड़ी पार्क करके आया तो दोनों सास बहू वहां से गायब थी। अपने आप को इतना इग्नोर करने पर युग जल भुन गया। वो पूरे मॉल में उन्हें ढूंढता फिर रहा था, पर उसको वो दोनों कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। वैसे तो युग उन्हें एक कॉल करके पूछ सकता था कि आखिर वो दोनों कौन से फ्लोर पर है, पर चूंकि युग उन दोनों से नाराज था, इसलिए उन दोनों को ढूंढते हुए मॉल में भटकता फिर रहा था। तभी एक बहुत प्यारा सा रेड कलर का शरारा पहने युग को विनी दिखाई दी। विनी रेखा जी को वो शरारा पहनकर दिखा रही थी। रेखा जी अपनी बहू को रेड शरारे में देख देख कर निहाल हो रही थी। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हो तुम विनी इस ड्रेस में। ये रेड कलर तुम पर कितना सूट कर रहा है। रेखा जी ने अपनी आंख से काजल अपनी उंगली पर लगाया और विनी के नज़र का टीका लगा दिया। वैसे तो युग उन दोनों से नाराज था, पर विनी को रेड कलर की उस ड्रेस में देखकर युग का मूड एकदम रोमांटिक हो गया। विनी ड्रेस चेंज करने के लिए जैसे ही रूम में गई, विनी के रूम में पहुंचने से पहले ही युग रूम में पहुंच चुका था। विनी युग के वहां होने से अनजान थी। विनी ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा बंद किया, युग ने तुरंत विनी को अपनी बाहों में भर लिया। अचानक युग की इस हरकत से विनी की सांसें भी युग की सांसों के साथ सुर से सुर मिलाकर धड़कने लगी। युग विनी के बहुत करीब था, इतना करीब कि युग की गर्म सांसें विनी के होठों को सुलगा रही थी। कोशिश के बावजूद भी विनी खुद को युग की बाहों से अलग नहीं कर पाई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मम्मी के साथ मिलकर तुम मुझसे बच जाओगी? अब बचकर दिखाओ। विनी की पतली सी नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए युग ने विनी के पास सरगोशी की। विनी युग की नीली आंखों में खुद को डूबता महसूस कर रही थी। हे भगवान, प्लीज मुझे युग के इस खूबसूरत जादू से बचा लो। अपने दिल की धड़कनों को बेकाबू होते देखकर विनी ने भगवान से रिक्वेस्ट की। तभी युग का फोन चिल्ला उठा। ओ गॉड, इस फोन को भी अभी बजना था। अपनी बाहों से विनी को आजाद करके युग झुंझलाया। युग की मम्मी रेखा जी का फोन था। जी मम्मी, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ रेखा जी की परेशान आवाज आई। तब तक विनी भी खुद को संभाल चुकी थी। मैं यहीं पर हूँ मम्मी, बस अभी आया। आज तो बच गई, अगर अगली बार मुझसे पंगा लिया तो बच नहीं पाओगी डार्लिंग। विनी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए युग ने विनी के करीब सरगोशी की और कमरे से बाहर चला गया। इधर अंबाबाई के कोठे पर एक बार फिर से महफिल लग चुकी थी। हर शाम की तरह इस बार भी इस कोठे की महफिल में कल से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी, और वो इसलिए कि बॉबी की खूबसूरती की चर्चाएं अब इस कोठे से बाहर भी फैल चुकी थी। राजेश उपाध्याय आज की रात हर कीमत पर बॉबी के साथ रंगीन करना चाहता था। राजेश उपाध्याय की तरह ही इस महफिल में आए सभी की दिल की इच्छा यही थी। लेकिन जैसे ही विक्रम ठाकुर आकर कुर्सी पर बैठा, महफिल में आए सभी लोग कानाफूसी करने लगे। राजेश उपाध्याय गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, अंबाबाई, जब कल विक्रम बॉबी के साथ अपनी रात का जश्न मना चुका तो आज फिर से यहाँ पर क्या करने आया है? अंबाबाई जो बड़े ही शान से दीवान बेड पर बैठी हुई पान लगा रही थी, अपने मुंह में पान रखकर बोली, देखिए राजेश जी, इस कोठे के दरवाजे आप सभी के लिए हर वक्त खुले हैं। कोई भी इस महफिल में आ सकता है, किसी के लिए मना ही नहीं है। रही बात विक्रम ठाकुर की, तो विक्रम ठाकुर बॉबी के हुस्न से इस कदर घायल हो चुके हैं कि इन्होंने कल रात बॉबी के साथ गुजारने के बाद एडवांस में आज रात के लिए भी बॉबी को दुगनी रकम देकर अपनी एक और रात रंगीन कर ली। इसलिए बॉबी आज की रात भी विक्रम ठाकुर के साथ ही रहेगी। आप सभी लोग कल की महफिल में शिरकत करें, हमें बहुत खुशी हुई। आप सभी का आज की इस महफिल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंबाबाई ने हाथ जोड़कर अपनी बात खत्म की। एक एक करके सभी रईस विक्रम ठाकुर को घूरते हुए जाने लगे। जाते हुए राजेश उपाध्याय विक्रम ठाकुर के पास आकर गुस्से में रुका। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही जवानी जोश मार रही है। विक्रम को कच्चा चबाने का इस वक्त राजेश उपाध्याय का मन कर रहा था। राजेश उपाध्याय की बात सुनकर विक्रम ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसे बॉबी का वो मुक्का याद आया जो बॉबी ने कल रात उसको मारा था। तभी अंबादाई ने वहां आकर राजेश उपाध्याय को जवाब दिया, बॉबी कयामत ही ऐसी है राजेश जी कि जो एक बार उसके हुस्न का मजा चख ले, दोबारा से उसको पाने के लिए पागल हो जाए। क्यों ठाकुर साहब? अंबाबाई ने विक्रम ठाकुर से पूछा तो विक्रम ठाकुर ने अपने गाल पर हाथ रखकर मजबूरन अंबाबाई की हाँ में हाँ मिलाई। इधर विन्नी और रेखा जी ने अपनी सभी शॉपिंग की। युग बेचारा दोनों के पीछे पीछे था। सभी शॉपिंग लगभग हो चुकी थी, रह गई थी तो सिर्फ युग और विनी की सगाई में पहनने वाली ड्रेस। रेखा जी ने एक खूबसूरत रेड कलर के लहंगे को देखकर विन्नी से कहा, जिस पर गोल्डन कलर के स्टोन लगे थे और गोल्डन कलर में ही हैंडवर्क का काम था और काफी प्रिटी लग रहा था। देखो विनी बेटा, ये लहंगा कैसा रहेगा तुम्हारी सगाई के लिए? युग, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। क्या पहनोगे तुम सगाई पर? कुछ सोचा भी है या नहीं? देखो सगाई तुम दोनों की है, इसलिए
सगाई पर क्या पहनना है और क्या नहीं ये भी तो तुम्ही दोनों को ही डिसाइड करना पड़ेगा। विन्नी और युग ने एक दूसरे को देखा। युग ने काफी झिझकते हुए और काफी शर्माते हुए बालों पर हाथ फेरा। रेखा जी युग के एक्सप्रेशन देखकर बोली, कुछ पसंद भी करोगे या शर्माते ही रहोगे? शर्माते हुए युग इतना क्यूट लग रहा था कि रेखा जी ने दिल ही दिल में युग की नजर उतारी। कुछ कहोगी भी या शर्माते ही रहोगे? युग, वो मम्मा, हम दोनों ने सगाई पर पहनने वाली ड्रेस पहले ही खरीद ली है। रेखा जी, अच्छा, तुम दोनों तो बहुत स्मार्ट निकले। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझ रही थी। दिखाओ पहले कहाँ पर है वो ड्रेस, कलर वगैरह सब ठीक है ना? आजकल के बच्चों को कलर कॉम्बिनेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी मम्मा। युग ने अपने मोबाइल में खींचे फोटो दिखाए जो रेखा जी को एकदम पसंद आ गए। चलो जी, ड्रेस तो फाइनल हो गई। ठीक है, अब चलते हैं। विनी को उसके घर पर भी ड्रॉप करना है। उधर जिज्ञासा जी विनी के रेखा जी के साथ शॉपिंग पर जाने के बाद फिर से घबराने लगी। उनके हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। बहुत मुश्किल से खुद को संभालकर वो अपने आप को मंदिर में लेकर गईं और माता रानी के आगे हाथ जोड़कर बोली, ए माता रानी, आप तो मेरे अतीत के बारे में सब जानती हो ना, कि क्यों मैं विन्नी को लेकर इतना परेशान होती हूँ। लोग हंसते हैं मेरी इस हालत को देखकर और मुझे साइको बोलते हैं, पर आपको तो सब पता है ना मेरे इस साइको होने की कहानी। मैं डरती हूँ माता रानी, अगर विन्नी के AIS बनने से पहले उसे मेरे अतीत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कैसे सामना कर पाऊंगी मैं उसका, और क्या समझा पाऊंगी उसे अपने ऊपर गुजरी कयामत जो मैंने झेली है। हर पल हर लम्हा डरती हूँ मैं उस वक्त से जब विन्नी का सामना मेरे अतीत से होगा, उस अतीत से जिसमें मेरे आंचल में उसको सिर्फ दाग ही दाग दिखेंगे। मैं दुनिया के ऐसे कौन से कोने में जाकर विन्नी से छुप पाऊंगी? बताइए माता रानी, जवाब दीजिए। अपने गालों पर बहते आंसुओं को नजरअंदाज किए जिज्ञासा जी पता नहीं कौन से अतीत को छुपाने के लिए तड़प रही थीं। आखिर क्या है उनके अतीत में जो वो अपनी बेटी विन्नी से छुपाना चाहती थीं? उधर नैना ने एक बार फिर से बॉबी को तैयार किया। पिंक लहंगे और लाइट पिंक मेकअप में बॉबी ताज़ा गुलाब लग रही थी, जो शायद अब अपनी ताजगी और पाक खुशबू खोने जा रहा था। बॉबी के लहंगे का दुपट्टा सेट करती नैना बॉबी के मासूम हुस्न को देखकर मुस्कुराकर बोली, लगता नहीं है बॉबी कि तुम विक्रम ठाकुर के साथ एक रात गुजार चुकी हो। अभी भी गंगाजल की तरह तुम्हारा हुस्न पवित्र लग रहा है। कल रात की घटना से अनजान नैना बॉबी को देखकर बोली, बॉबी की खूबसूरती इतनी फीकी नहीं है नैना जो एक रात में ही मंद पड़ जाए। इसकी खूबसूरती की चमक से तो ये कोठा सदियों तक आबाद रहेगा। अंबाबाई ने कमरे में आते हुए नैना की बातें सुन ली थीं, इसलिए अंबाबाई ने नैना को जवाब दिया, माफ कीजिएगा बा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। नैना ने अंबाबाई को देखकर घबराकर माफी मांगी। देखिए बा, कितने अच्छे से तैयार किया है मैंने बॉबी को, पहले से भी ज्यादा कातिल लग रही है। नैना ने अंबाबाई के सामने बॉबी के किए गए मेकअप की तारीफ की ताकि अंबाबाई बॉबी के किए मेकअप से खुश होकर नैना को इनाम दे सके। गुलाब को किसी खुशबू की जरूरत नहीं होती नैना, उसके अंदर खुशबू का भंडार मौजूद होता है। उसी तरह बॉबी की खूबसूरती को भी किसी पार्लर वाली के महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बॉबी तो खुद में ही खूबसूरती की एक मिसाल है। तुम्हारे किए गए मेकअप के पैसे तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएंगे। नैना ने मुंह बनाकर अपने ब्यूटी प्रोडक्ट समेटे और चली गई। वैसे तो हर बार अंबाबाई नैना को किसी भी लड़की के मेकअप करने पर तुरंत उसके पैसे दे देती थी, लेकिन इस बार नैना को कल पर क्यों टाल दिया अंबाबाई ने? रूबी मन ही मन सोचने लगी, शायद इसलिए कि उन्हें बॉबी पर विश्वास नहीं था कि जिस तरह कल नैना के किए गए मेकअप को बॉबी की बगावत ने बर्बाद कर दिया था, हो सकता है बॉबी आज भी वही कांड कर दे। इसीलिए अंबाबाई ने नैना को आज का पेमेंट नहीं दिया था। देखो बॉबी, अगर तुमने आज कोई भी होशियारी दिखाई तो विक्रम ठाकुर के गुस्से से तुम्हें तो क्या, ये कोठा भी कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए तुम्हारी और इस कोठे की बेहतरी इसी में है कि तुम विक्रम ठाकुर को आज की रात इतना खुश कर दो कि विक्रम ठाकुर कल रात का मुक्का और अपना टूटा हुआ दांत का दर्द भूल जाए। इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। कल रात वाले कमरे में बॉबी को फिर से रूबी छोड़ गई थी और साथ में अपनी बहुत सी नसीहतें बॉबी के कानों में उड़ेल गई थी। बॉबी की विल पावर भी अब शायद कमजोर पड़ने लगी थी। कल रात उसने अपनी पूरी ताकत इस कोठे से भागने में झोंक दी थी, पर कामयाब नहीं हो पाई थी। तो क्या बॉबी हार मान चुकी है? क्या बॉबी खुद को विक्रम ठाकुर को सौंप देगी और हार मान लेगी, या अंबाबाई के इस कोठे में बिछाए जाल में फंस जाएगी, या फिर काट देगी इस जाल को? जानने के लिए देखिए खूबसूरत कोठे वाली का अगला भाग।